गया कि 1 महीने के अंदर आप पूरी एसआईआर की प्रक्रिया कीजिए, जो डराया धमकाया जाने लगा अधिकारियों की तरफ से बीएलओस को, उसके बाद अब ये कि भाई 1 हफ्ता और दे रहे हैं और उस 1 हफ्ते में भी आप जो है अपना काम पूरा करिए। तो इन फैसलों को किस तरह से देखा जाए सर? ये देखिए, सबसे पहले जिस तरह के हालात मुझे नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से पूरे भारत के अंदर लगातार 12 राज्यों के इस एफआईआर को लेकर के प्रेशर बनता जा रहा था, कई लोगों ने सुसाइड की, जिसको लेकर के मुझे लगता है कि एक तरीके से ये कॉम्पेंसेशन बताने की कोशिश की गई है। लेकिन उससे बड़ा डर जो है, जो शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है, उसके अंदर विपक्ष जो है महाभियोग ला सकता है चुनाव आयोग के खिलाफ। हालांकि वो गिर जाएगा, लेकिन ये एक डर बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात जो है इस पूरे मामले को लेकर के, जब सत्र शुरू होगा तो इस बार विपक्ष के पास इतने मुद्दे हैं, सिर्फ एफआईआर नहीं है, लाल किला हमला है, देश की सुरक्षा को लेकर के बात की जाएगी, चाइना के साथ जिस तरीके से हालात है, तकरीबन 5 डज़न बार जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर की बात की है। तो ऐसे अनगिनत मुद्दे हैं जिसको लेकर के जो सरकार है वो घबराई हुई है। देखिए, जिस तरीके से लेकर के आज मैंने देखा कि राहुल गांधी पे फिर एक बार एफआईआर दर्ज की गई है। पिछला जो मामला है हेराल्ड का, उसको लेकर के उनको ये समझ में आ रहा है कि वो कोर्ट में ईडी टिका नहीं पाएगी। जिस तरीके से महाराष्ट्र, गुजरात, ये जितने भी केसेस बनाए गए थे, सभी जो है उस पर मुंह की खानी पड़ी है। तो उसको लेकर के पहले से ही एक बार तैयारी कर ली गई है। इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी की आज भले ही मीटिंग है, उसको लेकर के बाद में सारे ही विपक्षी दलों की मीटिंग होनी है। और इस बार विपक्ष जो है पूरी तरीके से तैयार है इस जोश के साथ में कि सरकार को उसे बख्शना नहीं है। और इन सारी ही चीजों को लेकर सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। सरकार खुद ये सारी चीजों को जानती है कि भले ही 5 डज़न बार डोनाल्ड ट्रंप ने इन सारी चीजों का नाम ले लिया है, लेकिन आज तक हिम्मत नहीं हो सकी है। ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, लेकिन चाइना का जिस तरीके से प्रेशर बनता जा रहा है, उसको लेकर के आज तक बात नहीं की जा रही है। दूसरा विपक्ष जो है इस सुरक्षा को लेकर के जिस तरीके से हम खर्च करते हैं, हमारा 2% भी बजट नहीं है सुरक्षा को लेकर के, उस पर भी सवाल खड़े कर सकती, इसका भी एक बहुत बड़ा डर है। और चाइना जो है वहाँ ताकतवर बनता जा रहा है। हम अमेरिका के साथ में जिस तरीके से मिलने की और अपने करीबी होने की बात कर रहे हैं, वहाँ भी हम पूरी तरीके से नाकाम होते जा रहे हैं। रशिया से अगर पेट्रोल की और डीजल की बात की जाए, वहाँ हम नाकाम होते जा रहे हैं। तो अनगिनत मुद्दों पर सरकार जो है पूरी तरीके से विफल नजर आ रही है, जिसको लेकर के एक डर बना हुआ है। और ये प्रेशर किया जाता है कि राहुल गांधी जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक कॉन्फ्रेंस करते खुलासा करते जा रहे हैं, जिस तरीके से चोरी पकड़ी जा रही है, कर्नाटक में लोग पकड़े जा रहे हैं, तो ये साफ है कि आने वाले दिनों के अंदर जिस तरीके से ये जीत को लेकर के दावे करते हैं, वो जीत कितनी फर्जी है, किस तरह से की गई है, उन सारी चीजों का डर जो है वो लगातार सरकार में है। और शायद मुझे लगता है इन्हीं चीजों को लेकर के सरकार एक किसी तरीके से प्रेशर बना करके विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। हिमांशु, राशिद भाई, आपको भी लग रहा है कोई ये टैक्टिस है जिसके तहत डेट बढ़ाई जा रही है, पैसे रिलीज किए जा रहे हैं कि भाई अब कैसे तो मानिए, क्योंकि मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, अधिकारी मान ही नहीं रहे हैं प्रेशर डालने से। बात यह है कि पैसे बढ़ा दिए या वक्त बढ़ा दिया, ये मेरी नजर में कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है। बात यह है कि आप इतनी जल्दी में क्यों हैं। आप एसआईआर कराने के बाद आपका कौन सा ऐसा मकसद है जो आपको हासिल हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जरूरी नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस वक्त गैर जरूरी है। आप अभी इकबाल भाई ने बताया कितने मुद्दे हो सकते हैं, कितने मुद्दे ऐसे हैं जो इस वक्त दरपेश हैं, लेकिन अमित शाह और मोदी जी की जो एक्टिविटीज हैं वो इस बात में लगी हुई हैं कि मदनी का बयान और मोदी की भक्ति, इन दोनों के बीच में इस वक्त भारत फंसा हुआ है। और ये नए नए रोजाना जो शगुफे छोड़े जाते हैं, कुछ लोग मर गए। पहले तो किसी जमाने में यह हुआ करता था कि अमेरिका में जब एक काले आदमी के गर्दन पे घुटना रख दिया गया तो वहां ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन छिड़ गया। लेकिन यहाँ किसान मर जाते हैं 600, 700, 800। और सत्यपाल मलिक की अगर बात को सही माना जाए, जो दिवंगत हो गए अब, कि जब मोदी जी से कहा कि इतने किसान मर गए, तो मोदी जी बोले मेरी वजह से मरे। यहां बीएलओ मर गए 10, 20, 50। इशू उन परिवारों के लिए है जिनके मरे। मैं सिर्फ बताना यह चाहता हूं हिमांशु भाई
कि पहले किसी जमाने में एक आदमी मरता था, निर्भया के साथ होता था, आप और हम मोमबत्तियां लेके सड़कों पे आ जाते थे। लेकिन आज कौन सा इन्होंने एक ऐसा समाज की उत्पत्ति कर दी है कि बीएलओ के घर में चीख पुकार मचे, उसकी माँ, उसकी पत्नी, उसकी बहन सीना फाड़ के चीखने लगे और आम जन को कोई परवाह नहीं है। जैसे मोदी नहीं जी के राशिद साथ भाई, होते थे। राशिद भाई इनका शीर्ष नेतृत्व ही तो देखिए कैसा है। अभी नड्डा जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। नड्डा जी के जस्ट सामने एक सुरक्षा कर्मी है, वो जमीन पर गिर जाता है। नड्डा जी भाषण देते रहते हैं, बड़े गजब के लोग हैं भाई। नड्डा जी भाषण दे रहे हैं, वो रुक ही नहीं रहे हैं, अपना भाषण खत्म करते हैं। वो शख्स सामने गिर गया, उसको उठाने के लिए जितने मंच पर महोदय लोग माननीय सम्मानीय बैठे थे, कोई एक कदम तक नहीं उठाया उसने। और इसी तरीके का सम्राट चौधरी का वीडियो बिहार में वायरल हुआ था, वो मंच से एक सुरक्षा कर्मी गिर गया, उसको उठाने नहीं आए। तो इस देश के अंदर कोई भी मर जाए तो इन नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कहने को देशभक्त हैं। राशिद भाई, हमारा सवाल वाकई बिल्कुल सही है। आपने, नड्डा तो चलो बातें कर रहे थे, 3 मिनट लगते, 2 मिनट लगते, उनको चूंकि बोलना ही है, उनको उनको तो पूरा एक अपना सिस्टम को चलाना है। लेकिन वो जो आप मंच पे कह रहे थे, मेरे पास तो स्क्रीनशॉट में बाकायदा यही देख रहा था कि ये आदमी, इनके जिस्मों के अंदर जुम्बिश होती है या नहीं, वो भी बैठे रहे। चलिए छोड़ दीजिए, इनसे सवाल तो हम करते रहते हैं। जिस बात को आपने मेरी थोड़ी सी इस वक्त कट गई, मैं कहना चाह रहा हूँ, मुझे लोग सुन रहे थे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। स्टाफ के लोग तो आ गए उसको उठाने, लेकिन जो लोग सुन रहे थे वो नड्डा की बातों में तल्लीन थे। अब हाँ, नड्डे के अड्डे में अगर तुम बैठे हो तो नड्डा की गलती मैं मानता ही नहीं। नड्डा का तो काम है, वो तो तमाशा करेंगे भाई, उनकी तो दुकान है, अपने प्रोडक्ट को बेच रहे थे वो। अपनी लय को कैसे छोड़ देंगे वो? अपनी लय को नहीं छोड़ने के, उनको मालूम है माहौल खराब हो जाएगा। लेकिन जिन लोगों के बीच का वो आदमी पड़ा हुआ तड़प रहा था या बेहोश हो गया था, वो जो लोग थे वो क्यों नहीं उठ के आए? मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ आपको। आपकी बिल्कुल बीएलओ की बात है, मैं तो उनके महिलाओं का रोना देख रहा था, और उसके बाद अगली दफा दूसरी तरफ रील में चले जाते हैं हम लोग। मैं अपने दर्शकों के और अपने लोगों के से लोगों के ख्यालों को लेकर चिंतन में हूँ। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब एक काले आदमी के मरने का पूरी दुनिया में ब्लैक लाइव्स मैटर बना दिया जाता है, भारत को क्या हो गया? अरे 700 किसान मर गए, वहीं का जाट सबसे ज्यादा बीजेपी को वोट दिया है 2017 में और 2022 में। मैं वहां गया हूँ फिजिकल रिपोर्टिंग करने, कह रहे अब के वोट नहीं देंगे। मैं कहा आधे से ज्यादा वोट देंगे, देख लो जाकर के आंकड़ा। 2017 में जाटों ने जितना पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वोट दिया था बीजेपी को, 2022 में उससे ज्यादा दिया है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये लोग बहुत कामयाब हो गए अपने 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 प्लान में। बीएलओ को 1,500 रुपए बढ़ा दिए, 12,000 से 15,000 कर दिए, 10,000 कर दिए। ये मसला नहीं है, मसला ये है कि ये इनके लिए जरूरी कितना है। इन्होंने ध्यान भटका रखा है। देखो हिमांशु भाई, आम लोगों का, जब आम लोगों को ये मालूम ही नहीं कि ये जरूरी मुद्दे हैं या नहीं है, और दूसरे कामों में लगे, संबित पात्रा धड़ाक से कूद के आ गया है मौलाना महमूद मदनी के बातों को लेकर के। अरे मौलाना महमूद मदनी की बात मेरे लिए कोई जरूरी नहीं है भैया, और ना मोदी जी के हाथ हिलते हुए जरूरी है मेरे लिए। मेरे लिए तो बीएलओ की मौत और ये आम जन की जो मौत है, इसलिए ये जो राजनेता है ना, ये लोग अपनी डुगडुगी बजा रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि अखिलेश यादव हुए, ममता बनर्जी है, मायावती है, या जो भी है, ये लोग जो चुनाव के दौरान जब आते हैं सड़कों पे, बड़ी तन्मयता से आते हैं ना। अरे पूरे महीने पूरे साल काम क्यों नहीं कर रहे भाई? सड़कें पाट दो। लोग तो रोटियों की तलाश में है, तुम्हारा काम है सड़कें पाट देना। तुम जब सड़कों पे आओगे तो लोग भी आ जाएंगे। चुनाव से पहले आओगे, अपने हेलीकॉप्टर का इंतजाम करोगे, बसें बनाओगे और रेलियों का इंतजाम करोगे अपने कार्यकर्ताओं को, क्योंकि तुम्हें सत्ता का वो लेना है और सत्ता का ले चुके हो। इन लोगों की जिम्मेदारी बनती है। मुझे तो 8 नवंबर 2016 में मेरी तो कमर तोड़ दी गई थी जब नोटबंदी हुई थी। मैं 500 रुपए की मजदूरी करूंगा या मैं जाके आंदोलनों में जाऊंगा? हिमांशु भाई, बात इन पार्टियों के लोगों की है। बीजेपी तो अपना प्रोडक्ट बेच रही है, उसके हाथ में संसाधन है सारे। बात तो यह है कि आम जनता से सवाल है, और जनता को जो संबोधित कर रहा 63%, ये जो वोटों को खाए बैठा विपक्ष, इन लोगों से सवाल है। तुम कब आओगे? अभी नेता की लड़की की शादी हो, हेलीकॉप्टर से कूद के पहुंचोगे वहां पर। यहाँ मर गया बेलो, एक आध के घर भी चले जाओगे, मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये एक आध के घर जाने से काम नहीं बनेगा भाई। सड़कों पे उतरो जाकर के, लखनऊ जाम कर दो अगर तुम्हारे अंदर बस में है। करते हो तुम पहले से, तुम्हारे बड़ों ने इस काम को किया, देखो क्या क्या वो आया आंदोलन। जो बड़ी मछलियां उन पर तो हाथ डाला नहीं जा रहा है। इकबाल जी बताइए।
हिमांशु देखिए, एक बीजेपी के बड़े लीडरों के बहुत करीबी एक बिजनेसमैन है। मुझे लगता है कि हालात उनके घी की तरह है कि जैसे उनका घी जो है वो डुप्लीकेट निकला, वैसे ही सारी चीजें जो है वो मुझे धीरे धीरे करके वो डुप्लीकेट हम्म, नजर आती जा रही है। आप देखिए, हम्म, पिछले 11 साल से एक फॉर्मूला यूज किया जा रहा है कि सिर्फ दो ही लोग बात करेंगे, हर दो ही लोगों की सुनी जाएगी। उन सारी चीजों को लेकर के पूरे बीजेपी में या उनके अलायंस में हिम्मत नहीं है कि खुल के वो बात कर सकें। जहां हम्म, संसद की अगर हम बात करें, जहां कानून बनना और उसको पालन कराना था, वहां किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई बात करे। तो आप पूरे अगर सिनेरियो को देखें, जिस तरीके से राशिद भाई ने भी सारी चीजें बताई, मैं फिर उसको दोहराऊंगा कि लगातार हालात जो है वो मैं कंट्रोल करूं। अभी इन सारी चीजों को लेकर अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, बिहार की बात करें, सब जगह जो है हालात धीरे धीरे इंटरनल खराब होते जा रहे हैं। महाराष्ट्र हम्म, के अंदर जिस तरीके से शिवसेना को तोड़ा गया, आज जिस तरीके से यहाँ नगर पालिका के और इसके इलेक्शन चल रहे हैं, उसके अंदर आप देखिए कि बीजेपी को छोड़कर नई शिवसेना राष्ट्रवादी के साथ लड़ रही है, कांग्रेस सेना के साथ लड़ रही है, कई अजीत पवार एनसीपी और शरद पवार की एनसीपी लड़ रही है। तो ये साफ संकेत है कि इन सारी ही चीजों के अंदर अब खुल करके धीरे धीरे ये चीजें आने लगी है कि जब ये नहीं, लड़ाई इकबाल भाई, साथ लड़ रहे हैं तो इकबाल बीजेपी साहब, के खिलाफ इकबाल लड़ रहे साहब, हैं। जिस तरह से ये तो राजनीतिक बातें हो गई वहां पे, सोचिए 1 करोड़ मतदाताओं में 10.5% के करीब जो है वो डुप्लीकेट मिले हैं, वो फर्जी वोट मिले हैं। ये कितनी बड़ी बात है, मतलब किसी एक लिस्ट में सोचिए मुंबई के अंदर 10.5% जो मतदाता है वो फर्जी मिले, ये कितना बड़ा फ्रॉड हो रहा भाई देश के अंदर। ये ये पूरे महाराष्ट्र से ही चलन चलाया गया था। देखिए, महाराष्ट्र में हमने देखा कि कई जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसके लोगों को मतदाता बना दिया गया, यूनिवर्सिटी के लोगों को मतदाता बना दिया गया। तो इस तरह जो ट्रेंड महाराष्ट्र से शुरू हुआ था, यही ट्रेंड जो है बिहार तक पहुंचा, और बिहार से अभी डर है कि कलकत्ता तक पहुंचेगा। तो ये हम्म, जो तरीका अपनाया गया है, उसी को लेकर के तो लगातार जो हालात और आवाजें उठती जा रही है। और जैसे हमने पिछले शो में भी कहा था कि जो 12 जगह पे एक साथ एफआईआर किया जा रहा है, उसका साफ संकेत ये है कि अभी तो इलेक्शन जो है वो सिर्फ कलकत्ता में है, लेकिन अगर 12 जगह एक साथ करने की वजह सिर्फ ये हो सकती है कि मिड टर्म इलेक्शन लाया जाए और 240 की जो सरकार है वो फर्जी तरीके से जीती जाए। और वो जीतने का एक ही तरीका है कि जो फर्जी मतदान है, मतदाता है, उसके नाम जोड़े जाए, जो जेन्यून है उसको काटे जाए, और उसी तरीके से जो है वो 400 पार का आंकड़ा जो 2024 में नारा लगाया गया था, उसी नारे के तहत एक बार सत्ता में आया जाए। तो यही एक कोशिश है। उसके लिए सबसे बड़ा जो हथियार है वो इलेक्शन कमीशन है, जिसको लेकर के लगातार उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, विपक्ष जहां इस खास करके राहुल गांधी इस पूरे मामले को उठा रहे हैं, विपक्ष इस पूरे मामले के अंदर खामोश है। हालांकि पिछली बार जब राहुल गांधी ने सारे आरोप लगाए थे तो इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि वो 7 दिनों में एफिडेविट दे रहे तो वो कानूनी कार्रवाई करेंगे, लेकिन वो कानूनी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जब ये मामला अदालतों में जाएगा तो यहाँ राहुल गांधी को प्रूव करना है, उससे ज्यादा तो इलेक्शन कमीशन को प्रूव करना है। आप पूरी हाँ, चीजों को देखिए कि जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन को इस पूरे खेल से पहले तैयार किया गया है, उसको पूरी तरीके से शील्ड दी गई है कि अगर कुछ भी होगा उसको कानूनी तौर पर आप कोई एक्शन नहीं ले सकते हो उसके रिटायरमेंट के बाद भी। तो इसके हम्म, साफ संकेत ये है कि इलेक्शन कमीशन ओपनर बैट्समैन है, जो हर तरह हर खेल के अंदर शामिल होगा, उसी के ऊपर जीत का आधार है। तो एक हम्म, तरीके से लगातार धीरे धीरे करके उसी को आगे बढ़ा करके आप देखिए काम किया जा रहा है। और पूरे मामले के अंदर जहां विपक्ष और सारा देश आवाज उठा रहा है, जिनके नाम काटे गए हैं वो आवाज उठा रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन को कोई फर्क पड़ता ही नहीं है इस पूरे मामले के अंदर। वो बिल्कुल चुप्पी साधे हुए, क्योंकि उनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं। और अभी तो लगातार कर्नाटक के अंदर अगर हम बात करें तो खुल करके मामला सामने आना शुरू हो गया है। किस तरीके से मैसेजेस आते थे, किस तरीके से पैसे अमेरिका तक जाते थे, किस तरीके से कंपनी का फर्जी कॉल सेंटर्स बनाया गया। तो ये साफ सुथरी बात है कि इसके अंदर एक बहुत बड़ा स्कैम है जो देश और विदेशों से चलाया जा रहा है, और बिल्कुल। इसलिए चलाया जा रहा है कि अगर 240 की जो सरकार है उसे कैसे 400 पार लेके जाया जाए, और उसके बाद चाइना और रशिया की तरह जिंदगी भर जो है वो आदमी जो है वो राज करता रहे।